चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय सर्वेक्षण जारी किया। तो निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश लक्ष्यों पर फॉरवर्ड लुकिंग सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 के तहत आयोजित किया गया था। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा आयोजित अपनी तरह का पहला सर्वेक्षण था। ध्यातव्य है कि एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक सांख्यिकी शाखा है। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष देखते हैं तो वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय 66% बढ़कर लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र के कुल पूंजीगत व्यय में विनिर्माण उद्यमों का योगदान 48% था। 2024-25 में अधिकांश उद्यमों ने पूंजीगत व्यय को मुख्य परिसंपत्तियों पर केंद्रित किया था, जबकि अन्य ने मूल्यवर्धन, अवसरवादी परिसंपत्तियों और विविध रणनीतियों में निवेश किया था। पूंजीगत व्यय का महत्व देखते हैं तो पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों पर खर्च करना शामिल है। इससे व्यवसाय को दीर्घकालिक लाभ होता है। उदाहरण के लिए संपत्ति, उपकरण, नई तकनीक हासिल करना आदि। रणनीतिक निर्णय लेना तो पूंजीगत व्यय संबंधी निर्णय रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। प्राथमिकताएं भविष्य की समृद्धि को गति देने के लिए संसाधनों के आवंटन को निर्धारित करती हैं। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ तो पूंजीगत व्यय में निवेश करके कंपनियां अपनी परिचालन दक्षता बढ़ा सकती हैं, उत्पादों या सेवाओं में नवीनता ला सकती हैं तथा प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकती हैं। परिसंपत्ति रखरखाव और उन्नयन तो मौजूदा परिसंपत्तियों को बनाए रखने, प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने या उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है। निवेशकों का विश्वास तो पूंजीगत व्यय निवेशकों को यह संकेत देता है कि कंपनी दीर्घकालिक विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में आने वाली प्रमुख चुनौतियां तो बड़ी इक्विटी और किफायती कर्ज जुटाने में कठिनाइयां आती हैं, जोखिम आकलन और शमन से संबंधित परियोजना संरचना संबंधी मुद्दे, मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी। पूंजीगत व्यय के विषय में देखते हैं तो पूंजीगत व्यय वह धन है जो सरकारी मशीनरी, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च करती है। पूंजीगत व्यय में निम्नलिखित पर खर्च किया गया धन शामिल है: अचल और अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, मौजूदा परिसंपत्तियों का उन्नयन, मौजूदा परिसंपत्तियों की मरम्मत और ऋण का भुगतान। देखते हैं यह है पूंजीगत व्यय और ये राजस्व व्यय। तो प्रकृति कैसी है? भविष्य के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता या देनदारियों को कम नहीं करता। प्रभाव दीर्घकालिक लाभ या प्रतिफल प्राप्त होता है और इसमें दिन प्रतिदिन का परिचालन व्यय। अवधि है एक मुश्त या कभी कभार व्यय करना, और राजस्व व्यय में चालू आवर्ती व्यय। ठीक है, फिर अगली न्यूज है हमारी, गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की शुरुआत की। तो इसे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया था। इससे अत्याधुनिक टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 150 करोड़ जुटाए गए। टीएसटीपी सुनिश्चित करेगा कि उपचारित जल उच्चतम मानकों को पूरा करें। इससे यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाएगा। टीएसटीपी को सार्वजनिक निजी भागीदारी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत 40% नगर पालिका वित्त पोषण के साथ विकसित किया गया था। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के विषय में देखते हैं तो ये ऐसी गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां हैं जिन्हें किसी नगर पालिका निकाय या ऐसी किसी अन्य संस्था द्वारा जारी किया जाते हैं, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत कार्य सौंपे गए हैं। ग्रीन बॉन्ड का उपयोग विशेष रूप से जलवायु शमन अनुकूलन और अन्य पर्यावरण अनुकूलन एवं कम कार्बन उत्सर्जक परियोजनाओं विश्व बैंक के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है। जीएमबी का महत्व तो सतत विकास, निवेशक अपनी निवेश प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस कारकों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कम लागत व दीर्घकालिक पूंजी तो वे अन्य बॉन्ड्स के साथ लागत प्रतिस्पर्धी होते हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की तुलना में कम लागत पर मंजूरी प्रदान करते हैं। निवेशक आधार को व्यापक बनाना तो घरेलू बैंक ऋण जैसे मौजूदा पारंपरिक वित्त पोषण स्रोत क्षमता वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखते हैं ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से पूंजी एकत्रित करने में चुनौतियां। तो खराब राजकोषीय स्थिति तो किसी नगर पालिका की राजकोषीय यानी वित्तीय स्थिति से उसके ऋण चुकाने की क्षमता निर्धारित होती है। नेक्स्ट, आंतरिक क्षमता का अभाव। तो आंतरिक क्षमता का तात्पर्य शहरी स्थानीय निकाय की आंतरिक विशेषज्ञता, प्रासंगिक विशेषज्ञों की कमी एवं कार्यबल में विशेषज्ञता या कौशल क्षमता से है। अन्य है नगर पालिका बॉन्ड की मांग कम होना, इसमें निवेश करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों की कमी, राजकोषीय अनुशासन नहीं होना, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी, ऐसे बॉन्ड के बारे में अधिक जानकारी, लाभ या जोखिम के बारे में नहीं होना आदि। फिर नेक्स्ट है
संयुक्त राज्य अमेरिका ने कथित बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा। तो संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि की स्पेशल 301 रिपोर्ट में 8 देशों को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। यह कदम बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के बारे में चिंताओं को दर्शाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि आविष्कार, औद्योगिक उत्पादों के लिए डिजाइन, साहित्यिक व कलात्मक कार्य, प्रतीक जिनका अंततः वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जाता है, वाणिज्यिक नाम और चित्र आदि। भारत में बौद्धिक संपदा इकोसिस्टम से जुड़ी समस्याएं। तो पेटेंट पात्रता संबंधी मानदंड। भारतीय पेटेंट अधिनियम में निर्धारित मानदंडों को कई बार विवेकाधीन और प्रक्रियात्मक तरीके से लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D के अनुसार किसी ज्ञात पदार्थ के नए रूप की खोज, यदि वह उस पदार्थ की ज्ञात प्रभावशीलता को नहीं बढ़ाती तो उसे पेटेंट योग्य नहीं माना जाता है। अप्रभावी बौद्धिक संपदा प्रवर्तन। तो कमजोर कानून प्रवर्तन, राष्ट्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों में प्रभावी समन्वय का अभाव, बौद्धिक संपदा उल्लंघनों के लिए कठोर दंड का अभाव, पायरेसी एवं जालसाजी आदि। उदाहरण के लिए भारत 2024 की नोटोरियस मार्केट लिस्ट में शामिल है। ट्रेडमार्क से संबंधित मुद्दे। तो जालसाजी का उच्च स्तर, खराब जांच गुणवत्ता आदि। उदाहरण के लिए भारत सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स का पक्षकार नहीं है। विदेशी संस्थाओं पर नई बाधाएं। तो जैव विविधता नियम 2024 के तहत विदेशी संस्थाओं को भारतीय जैविक संसाधनों पर बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्य समस्याएं देखते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार स्वीकृति में देरी और लंबित मामलों की अधिकता, आईपीआर के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी, डिजिटलीकरण के कारण ऑनलाइन पायरेसी में वृद्धि आदि। फिर देखते हैं भारत में आईपी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए की गई पहले। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 या नीति डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधित पहलुओं यानी ट्रिप्स समझौते के अनुरूप है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। तो स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना, आईपी सारथी चैटबॉट आदि। नेक्स्ट पेटेंट नियम 2024। तो इसका उद्देश्य पेटेंट पंजीकरण और अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाना है। बौद्धिक संपदा प्रभाग। तो कलकत्ता और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट्स ने दिल्ली एवं मद्रास हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर 2024 में आईपी प्रभागों की स्थापना की थी। डब्ल्यूआईपीओ संधियां। तो भारत ने डब्ल्यूआईपीओ परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी तथा कॉपीराइट ट्रीटी के साथ अपनी नीतियों को समन्वित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। ठीक है, फिर अगली न्यूज है हमारी। केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत की। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की। इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बेहतर प्रमाणन प्रणाली तैयार करना है, जिससे पारदर्शिता, ट्रेसेबिलिटी और बाजार में विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के विषय में देखते हैं। तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका कार्यान्वयन मंत्रालय है। उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के मापन, निगरानी, रिपोर्टिंग, उत्पादन स्थान पर सत्यापन और प्रमाणन की विस्तृत कार्यप्रणाली विकसित करना। नोडल ऑथोरिटी है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। प्रमाणन विवरण। तो प्रमाणन का दायरा, यह प्रमाणन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना के स्तर पर लागू होगा। इसमें परिवहन हेतु हाइड्रोजन के कंप्रेशन व शुद्धिकरण तक की सभी प्रक्रियाएं शामिल होगी। प्रमाणन के दायरे में अग्रलिखित शामिल नहीं है। तो हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र की सीमाओं के बाहर हाइड्रोजन का परिवहन व भंडारण, हाइड्रोजन वाहक में रूपांतरण और वापस पूर्व स्थिति में रूपांतरण और उपयोग। हाइड्रोजन को उसके भंडारण और परिवहन को सरल बनाने के लिए विविध रूपों में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक हाइड्रोजन वाहक तैयार किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्रों यानी फैसिलिटी के लिए 2 प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट प्रमाण पत्र जो स्वैच्छिक है, और फैसिलिटी लेवल प्रमाण पत्र जो अनिवार्य है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता को मापना। तो यह कार्य नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन मापन कार्य प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। ग्रीन प्रमाणन की शर्त। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाण पत्र तभी प्रदान किया जाएगा जब प्रत्येक 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO2 उत्सर्जन के समतुल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रीन प्रमाण पत्र किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा और न ही इसकी खरीद बिक्री की जा सकेगी। साथ ही इस प्रमाण पत्र के बदले उत्सर्जन में कमी के लिए किसी अन्य प्रकार के क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के विषय में। तो इसे 2023 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। लक्ष्य है 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन कार्यक्रम और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स।
मुख्य रणनीतियां हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात और देश में खपत को बढ़ावा देकर मांग में वृद्धि की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति से संबंधित बाधाओं को दूर किया जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रमाणित करने की बेहतर व्यवस्था स्थापित की जाएगी। फिर नेक्स्ट है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने अनुसंधान और विकास संगठनों पर रिपोर्ट जारी की। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठनों के नवाचार संबंधी उत्कृष्टता संकेतकों का मूल्यांकन। तो इसका उद्देश्य भारत के सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान इकोसिस्टम्स में नवाचार प्रदर्शन को मापना और सुधारना है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो R&D पर भारत का सकल व्यय तो यह 2010-11 के 60,200 करोड़ रुपए से दोगुना होकर 2020-21 में 1,27,400 करोड़ रुपए हो गया था। प्रमुख योगदान केंद्र सरकार का 43.7%, उसके बाद निजी क्षेत्र, उच्चतर शिक्षा और राज्य सरकारों का स्थान है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव तो सार्वजनिक R&D प्रयोगशालाएं व संस्थान समाधान विकसित करने के लिए डिजिटल तकनीकों जैसे IoT, सेंसर, ड्रोन और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐसे नए जीनोटाइप्स विकसित किए गए हैं जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जुड़ाव तो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन समर्थन देने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या कम है। उदाहरण के लिए 4 में से केवल एक सार्वजनिक वित्त पोषित R&D संगठन स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन समर्थन प्रदान करता है और 6 में से केवल एक डीप टेक स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करता है। सीमित सहयोग और सुविधाओं तक पहुंच तो उदाहरण के लिए केवल 15% संस्थानों ने विदेशी उद्योगों के साथ सहयोग किया और इनमें से केवल आधे ही अपनी सुविधाएं बाहरी शोधकर्ताओं के लिए खोलते हैं। सिफारिशें देखते हैं तो प्रयोगशालाओं को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देते हुए अपने प्रमुख कार्यों को विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप बनाने की जरूरत है। नवाचार को बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर बल देना चाहिए। बाहरी शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत कंपनियों की स्थापना करने सहित डीप टेक स्टार्टअप्स का अधिक समर्थन करने की भी आवश्यकता है। फिर देखते हैं भारत के R&D इकोसिस्टम्स के विषय में। तो भारत ने 2020-21 में अपनी GDP का 0.64% R&D पर खर्च किया था। हालांकि अधिकांश विकसित देशों ने अपनी GDP का 2% से अधिक R&D पर व्यय किया था। WIPO रिपोर्ट 2022 तो भारत दुनिया में रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग गतिविधि के मामले में 7वें स्थान पर है। सरकार द्वारा शुरू की गई पहले तो इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो यह पहल सबसे प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान प्रदान करती है। अनुसंधान पार्क तो उद्यमिता और उद्योगों के बीच उनकी R&D इकाइयां स्थापित करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है मधुमक्खियां। तो हालिया अध्ययनों से पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण मधुमक्खियों और भौरों जैसे परागणकों की क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है। इससे उनके आहार खोजने और परागण करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। मधुमक्खियों के विषय में देखते हैं तो प्राप्ति क्षेत्र जंगली मधुमक्खियां अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाई जाती हैं। विशेषताएं हैं, केवल मादा मधुमक्खियों के पास डंक होता है। यह डंक वास्तव में अंडे देने वाले अंग ओविपोजिटर से विकसित होता है। ये केवल फूलों से मिलने वाले मीठे मकरंद और प्रोटीन युक्त परागण पर निर्भर होती हैं। मधुमक्खियां फूलों वाले लगभग 80% पौधों का परागण करती हैं। फिर नेक्स्ट है औषधि और प्रसाधन सामग्री अपराधों का शमन नियम 2025। तो सरकार ने औषधि और प्रसाधन सामग्री यानी अपराधों का शमन नियम 2025 को अधिसूचित किया। नियमों के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। उद्देश्य है औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम से जुड़े छोटे अपराधों के लिए सजा को कम करना, यानी कानूनी कार्यवाही की बजाय जुर्माना लगाकर निपटारा करना। ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर और अधिनियम के अंतर्गत उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण या संबंधित गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति पर। सजा कम करने की पात्रता तो अधिनियम के तहत केवल प्रथम अपराध पर ही सजा में कमी की जा सकती है, यानी अपराध दोहराने पर अधिनियम के तहत व्यक्ति को सख्त सजा मिल सकती है। फिर नेक्स्ट जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब जोजिला दर्रा घूमने के लिए कोई पूर्व अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके विषय में देखते हैं। समुद्र तल से लगभग 3,528 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। यह कश्मीर घाटी को द्रास घाटी से अलग करता है। यह दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी NH1 पर स्थित है। यह फोतुला के बाद दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। वर्ष 2018 में जोजिला टनल परियोजना की शुरुआत की गई थी। निर्माण पूरा होने पर यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिश सुरंग होगी, यानी एक ही समय में आने जाने दोनों की सुविधा उपलब्ध होगी। फिर नेक्स्ट टिड्डियां। तो एक अध्ययन के अनुसार टिड्डियों की गतिविधियां उनके आसपास की गतिविधियों पर आधारित संज्ञानात्मक निर्णय प्रक्रिया पर निर्भर होती है। इनके विषय में देखते हैं। तो टिड्डियां छोटे सींगों वाली ग्रासहोपर होती हैं।
ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करती रहती है, साथ ही आसपास के परिवेश के अनुरूप अलग अलग व्यवहार भी प्रदर्शित करती हैं। इनमें बार बार अधिक आहार ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये झुंड यानी वयस्कों का समूह और हॉपर बैंड निम्फों का समूह बना सकती हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। भारत में केवल 4 प्रकार की टिड्डियां पाई जाती हैं, जो है डेजर्ट टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी। फिर नेक्स्ट न्यूज है वर्षा का दीर्घावधि औसत। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जून से सितंबर माह के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। आईएमडी के अनुसार जून से सितंबर के बीच दीर्घावधि औसत का 105% वर्षा होगी। तो 1971 से 2020 की अवधि के लिए पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का वर्तमान एलपीए 87 सेंटीमीटर है। दीर्घावधि औसत के विषय में देखते हैं तो यह किसी विशेष क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में दर्ज की गई औसत वर्षा की मात्रा को दर्शाता है। समय अवधि तो आमतौर पर पिछले 30 वर्षों के वर्षा की मात्रा के आंकड़ों के आधार पर गणना की जाती है। उद्देश्य एलपीए का उपयोग वर्तमान या भविष्य में वर्षा की मात्रा से तुलना हेतु किया जाता है, ताकि यह जाना जा सके कि वर्षा सामान्य से अधिक या कम हुई है। अलग क्षेत्रों में अलग अलग एलपीए। तो उत्तर पश्चिम भारत जैसे शुष्क क्षेत्रों के लिए एलपीए लगभग 61 सेंटीमीटर है, जबकि पूर्व और पूर्वोत्तर भारत जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए एलपीए 143 सेंटीमीटर से अधिक हो सकता है। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुइपर। तो अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहले 27 उपग्रहों को अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट नेटवर्क की शुरुआत के लिए लॉन्च किया। इसके विषय में देखते हैं। अमेजन का निम्न भूकक्षा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क है। पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर तक विस्तारित अंतरिक्ष का क्षेत्र एलईओ कहलाता है। इसमें शामिल है भूमि पर अवसंरचना, लगभग 3232 सैटेलाइट्स का समूह और ग्राहक टर्मिनल। उद्देश्य है दुनिया के दुर्गम और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई स्पीड, कम विलंबता वाला और सस्ती दर पर इंटरनेट प्रदान करना। इसका नाम कुइपर बेल्ट के नाम पर रखा गया है, जो 8 प्रमुख ग्रहों से परे सौर मंडल का एक क्षेत्र है। इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हैं स्पेस एक्स, स्टारलिंक आदि। फिर नेक्स्ट रिस्क सोसाइटी। तो यह समाजशास्त्री उलरिच बेक द्वारा उनकी पुस्तक रिस्क सोसाइटी टूवर्ड्स ए न्यू मॉडर्निटी में दी गई अवधारणा है। रिस्क सोसाइटी एक औद्योगिक समाज में एक ऐसे समाज में बदलाव का वर्णन करती है जो तकनीकी और पर्यावरणीय विकास द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता एवं खतरों से तेजी से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी और आपदाओं के संबंधित जोखिम। इस तरह के समाज में धन के वितरण की बजाय जोखिमों की रोकथाम और प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लैंगिक आयाम। एक रिस्क सोसाइटी में विशेष रूप से विकासशील देशों में महिलाओं की संसाधनों, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुंच के कारण उन्हें अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट गोलकोंडा ब्लू डायमंड। तो गोलकोंडा ब्लू डायमंड एक 23.24 कैरेट का फैंसी विविल्ड ब्लू डायमंड था, जिसे जिनेवा में नीलामी के लिए निर्धारित किया गया था। इसके विषय में देखते हैं। यह हीरा ऐतिहासिक रूप से इंदौर के महाराजा यशवंत राव होलकर का था, संभवतः गोलकोंडा क्षेत्र से, जो अपनी हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है। गोलकोंडा के प्रसिद्ध हीरों में कोहिनूर, दरियाई नूर और आर्चड्यूक जोसेफ हीरे शामिल है। यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत। तो जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर 1605 से 1689 ने हीरो के व्यापार में तेजी और राजसी एकाधिकार का उल्लेख किया। अन्य है जीन डे थेवेनोट। तो 1633 से 77 ने उल्लेख किया कि हीरो की कीमतों में कोई समानता नहीं थी, और मार्को पोलो 1292 में उच्च गुणवत्ता वाले हीरो पर भारत के एकाधिकार की प्रशंसा की है। फिर अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, जो है जगत गुरु बसवेश्वर। तो प्रधानमंत्री ने बसव जयंती के अवसर पर जगत गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे 12वीं सदी के महान दार्शनिक, कवि और नीति उपदेशक थे। उनका जन्म 1131 ईस्वी में कर्नाटक के बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे लिंगायत परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने वचन नामक कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई थी। सामाजिक योगदान है, उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया था और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात की थी। आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया था। प्रमुख मान्यताएं हैं कायक कर्म ही पूजा है, दासो धन का समान वितरण आदि। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।